हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना 11th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है दबाव समूह। इसमें हम आज 4 चीज़ें पढ़ेंगे। दबाव समूह का क्या अर्थ होता है, उसकी क्या क्या परिभाषाएं है, फिर दबाव समूह और हित समूह में क्या अंतर होता है, दबाव समूह और राजनीतिक समूह में क्या अंतर होता है और दबाव समूह की क्या विशेषताएं होती हैं। ये चूँकि पहला पार्ट है, इसके बाद हम बाकी की डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि दबाव समूह का अर्थ क्या होता है। दबाव समूह लोगों के उस संगठित समूह को कहा जाता है जो अपने सदस्यों के हितों की सिद्धि के लिए सरकार की निर्णयकारिता को प्रभावित करता है। अब देखिए, इसमें 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप इस परिभाषा को ध्यान से पढ़ेंगे तो लोगों के संगठित समूह को, यानी कि दबाव समूह स्ट्रक्चर्ड जो होता है वो ग्रुप होता है, यानी कि एक संगठित समूह होता है। उसकी एक सोची समझी मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सोच समझ के बनाया जाता है, यानी कि जो लोग होते हैं वो अपनी इच्छा से उसमें जुड़ते हैं और एक समूह के रूप में काम करते हैं। दूसरा, अपने सदस्यों की हितों की सिद्धि के लिए, यानी कि दबाव समूह इसमें शामिल जो सदस्य होते हैं उनके हितों के लिए काम करते हैं। ये एक्चुअली दबाव समूह जो होते हैं वो राजनीतिक, हम आगे और डिटेल में ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो राजनीतिक दल से किस संदर्भ में एक एक पक्ष में ये इस संदर्भ में अलग होते हैं कि राजनीतिक दल जो होते हैं वो ज़्यादा व्यापक हितों के लिए काम करते हैं, जबकि दबाव समूह जो होते हैं वो केवल अपने सदस्यों के हितों के लिए ज़्यादा काम करते हैं। तीसरा है, सरकार की निर्णयकारिता को प्रभावित करते हैं, यानी कि वो ग्रुप जो कि गवर्नमेंट को प्रभावित कर पाता है, गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग को प्रभावित कर पाता है किसी भी संदर्भ में, वही दबाव समूह कहलाता है। जब हम हित समूह और दबाव समूह का अंतर पढ़ेंगे तब आप उसमें देखेंगे एक बहुत मेजर अंतर उनमें यही होता है कि हित समूह जो होते हैं वो सरकार की निर्णयकारिता को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस स्तर पर पहुंच नहीं पाते। जब कोई हित समूह सरकार की निर्णयकारिता को प्रभावित करने की स्थिति में पहुंच जाता है तो वो दबाव समूह कहलाने लगता है। नाम से पता चल रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा एम्फेसिस इसी बात पर है कि सरकार की निर्णयकारिता को प्रभावित करने की शक्ति कोई समूह रखता है या नहीं रखता है, तभी उसे हम दबाव समूह कहते हैं। अब देखिए, इसकी परिभाषाएं आएंगी। परिभाषाएं जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, हमेशा इस तरह से पढ़ा कीजिए कि हर परिभाषा से एक लाइन निकाल लिया कीजिए। तो आपके पास में उसके आपसे पूछा जाए कि दबाव समूह के तत्व बताइए तो आप लिख सकते हैं। आपसे पूछा जाए दबाव समूह को परिभाषित कीजिए तो आप लिख सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि दबाव समूह से क्या समझते हैं आप तो लिख सकते हैं। आपसे पूछा जाता है कि दबाव समूहों में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं तो भी आप लिख सकते हैं। दबाव समूह की विशेषताएं बताइए तो भी आप, अगर आप मान, हमने तो इसमें ऐड किया है, विशेषताएं आएंगी आगे, लेकिन अगर किसी की विशेषताएं ना भी पता हों आपको, लेकिन आप अगर उसकी शब्द की अर्थ की परिभाषाएं जो दी होती हैं उनमें से एक एक लाइन निकालेंगे तो उसकी विशेषताएं भी बन जाएंगी, उसके तत्व भी उसमें आ जाएंगे। जैसे देखिए, ऑडीगार्ड ने है, दबाव समूह लोगों का औपचारिक संगठन होता है। पहली चीज़ यही उठानी है, औपचारिक संगठन है। इसके एक या अधिक सामान्य उद्देश्य या स्वार्थ होते हैं, यानी कि एक एक कोई विशेष उद्देश्य भी हो सकता है या कई उद्देश्य भी हो सकते हैं। सार्वजनिक नीति के निर्माण और शासन को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं ताकि उनके हितों की वृद्धि हो सके। माइनर वीनर ने कहा है, हित अथवा दबाव समूह ऐसा ऐच्छिक समूह है जो प्रशासकीय ढांचे से बाहर रहकर, इसका मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर है ये उससे बाहर होते हैं। सरकारी कर्मचारियों के नामांकन अथवा नियुक्ति, सार्वजनिक नीति के निर्माण, उनके प्रशासन और निर्वाचन को प्रभावित करने का प्रयास करता है। माइनर वीनर की जो परिभाषा है, इससे आप दबाव समूहों का जो क्षेत्र होता है वो भी पता लगा सकते हैं, यानी कि ये कितने डायमेंशंस में गवर्नमेंट को प्रभावित करने का करता है। जैसे कर्मचारियों की किसकी नियुक्ति कहाँ होनी चाहिए, सार्वजनिक नीति के निर्माण में किस पॉलिसी के लिए, किस एरिया के लिए किसी पॉलिसी को बनाया जा रहा है, उसके लिए कोई विशेष कानून बनाया जा रहा है, उसके लिए किसी विशेष वित्तीय व्यवस्था का प्रावधान किया जा रहा है, बजट का आवंटन कुछ किया जा रहा है,
उसके सभी सभी जो उनके पक्ष होते हैं, जो उनके खुद दबाव समूह के हित से जुड़े होते हैं, उन पर ये सरकार पर प्रेशर डालते हैं। दबाव समूह सरकारी नीति को प्रभावित करने के लिए बनाए जाने वाले संगठन है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे फोकस करते हैं। दबाव समूह राजनीतिक प्रक्रिया के भाग होते हैं और सरकारी नीति की दिशा निर्धारित करने या बदलने का प्रयास करते हैं। स्वयं सरकार नहीं बनाना चाहते हैं। सरकार में शामिल होना, चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ना इनकी पॉलिसी में नहीं आता है। ये सरकार को प्रभावित करना चाहते हैं, सरकार खुद सरकार में शामिल नहीं होना चाहते हैं। तो देखिए, इस प्रकार कहा जा सकता है कि हित समूह और दबाव समूह में अंतर है। प्राथमिक स्वरूप में दबाव समूह एक हित समूह होता है, प्राथमिक स्वरूप में। लेकिन जब तक, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब कोई हित समूह इस स्थिति में आता है कि वो सरकार को उसकी नीतियों को प्रभावित करने, उसके कार्यक्रमों को प्रभावित करने के लिए दबाव बनाने की स्थिति में आ जाता है, तब वो एक दबाव समूह कहलाता है। अब देखिए, हित समूह और दबाव समूह में अंतर। कुछ इस विद्वान जो है हित समूह और दबाव समूह में अंतर नहीं मानते, लेकिन आधारभूत समानताएं होने के बावजूद भी अंतर हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही कि जो है कोई भी हित समूह अगर सरकार की पॉलिसीज़ को बदलने के लिए दबाव बनाने की स्थिति में आ जाता है, तो वो हित समूह जो है वो दबाव समूह की संज्ञा उसको दे दी जाती है। इसके जो मुख्य अंतर हैं वो इस प्रकार होते हैं। हित समूह अपने हित सुरक्षा के लिए अनुनयी तरीके काम में लाते हैं, यानी कि सरकार से प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये काम ऐसे होना चाहिए, हम इस पॉलिसी में ये परिवर्तन चाहते हैं, या और भी सरकार के जो कार्यक्रम होते हैं। लेकिन दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। हित समूह राजनीति से प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखते, जबकि दबाव समूह राजनीतिक गतिविधियों से प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं और राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की चेष्टा करते रहते हैं। हित समूहों का संबंध सामाजिक संरचना और प्रक्रिया से होता है। उनका लक्ष्य सदैव सामाजिक गतिशीलता होता है। इसके विपरीत दबाव समूह राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। हित समूह जो होते हैं वो जिन भी हितों को समाहित करते हुए वो अपना गठन करते हैं, उसमें वो सामाजिक गतिशीलता पर ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी कि वो सोशल मोबिलाइजेशन पर, लोगों को समझाने, लोगों के साथ इन्वॉल्व होने, लोगों को अपने जो उद्देश्य होते हैं उनकी जानकारी पहुंचाने, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जबकि दबाव समूह जो होते हैं, देखिए ये काम करने के तरीके का अंतर है। दो तरह से काम किया जा सकता है। या तो अगर मैं इसका एग्जांपल आपको दूं, जैसे हम अगर गर्ल एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो गर्ल एजुकेशन को दो तरीक़ों से बढ़ाया जा सकता है। या तो लोगों में जागरूकता पैदा की जाए कि अपनी लड़कियों को पढ़ाइए, स्त्री को पढ़ाना इम्पॉर्टेंट होता है, लड़कियां अगर पढ़ती हैं तो दो परिवारों का फ़ायदा होता है। ऐसी बहुत सारी बातें जो आप सुनते रहते हैं, वो हम किसी को समझा सकते हैं। एक तो हो गया सामाजिक गतिशीलता, सीधे जाकर लोगों से बात करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि सरकार के थ्रू पॉलिसी बनवाई जाए कि हर लड़की को मिनिमम इस लेवल की एजुकेशन दी ही जानी चाहिए। सरकार उनके लिए मुफ्त इंतज़ाम करेगी, उनको उनके बैग्स और किताबें फ्री होंगी, उनको साइकिल देगी, उनको स्कूटी देगी, उनको ये देगी, उनको वो देगी। तो घर वाले अपने आप प्रोत्साहित होंगे कि जब इतनी सुविधाएं मिल रही हैं और हमें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, तो क्यों ना हम अपनी लड़कियों को पढ़ने भेज दें। तो जो समूह सोशली मोबिलाइजेशन के थ्रू काम करने की कोशिश कर रहा था वो हित समूह था, और जो समूह सरकार के ऊपर प्रेशर डाल के ये पॉलिसी लाना चाहता था वो दबाव समूह था। ये दोनों में अंतर होता है। तो समाज में हित समूह अनेक होते हैं, लेकिन दबाव समूह संख्या में कम होते हैं, क्योंकि सभी हित समूह राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने में सक्षम नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इसके लिए पैसा चाहिए, पावर चाहिए, और सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए टाइम भी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, सरकार तक पहुंच बनानी पड़ती है। तो
कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी ग्रुप्स बनाए जाएं उनमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग शामिल हों और वो ये सब कर पाएँ, या वो सरकार को प्रभावित करने में रुचि रखते हों, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो कुछ कुछ ही समूह ऐसे होते हैं जो इस तरह की रुचि रखते हैं, उनके पास पैसा भी होता है, पावर भी होता है, तो वो उस स्थिति में पहुंच जाते हैं। हित समूहों का संबंध सामाजिक गतिशीलता से होता है, जबकि दबाव समूह राजनीतिक व्यवस्था को गतिशील बनाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे चुकी हूँ गर्ल एजुकेशन का। हित समूह अपने लक्ष्य में कम सफल रहते हैं क्योंकि उनके पास प्रभावशीलता का गुण नहीं होता। इसके विपरीत दबाव समूह प्रभावशीलता के गुण के कारण अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हित समूह सफल नहीं रहते, लेकिन दबाव समूह के कंपैरेटिवली कम होते हैं क्योंकि सोशल मोबिलाइजेशन लाना एक बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि उसमें बहुत सारे वर्ग होते हैं और आप एक या दो वर्ग को तो आसानी से मना सकते हैं, लेकिन बहुत सारी जो पार्टीज़ होती हैं उनको अपने इन्फ्लुएंस में लाना या अपनी थॉट के अकॉर्डिंग उनके थॉट प्रोसेस को चेंज करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। जबकि अगर सरकार कानून बना करके कोई काम करवाना चाहती है तो वो फिर सब पर लागू होता है, सबको वो मानना पड़ता है। इसीलिए दबाव समूह जो होते हैं वो अपने टारगेट में ज़्यादा आसानी से सफल हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर होता है। किसी भी व्यवस्था में ये दोनों व्यवस्थाएं विद्यमान होती हैं, दबाव समूह भी होते हैं और राजनीतिक दल भी होते हैं। दोनों के आपस में घनिष्ठ संबंध होते हैं। दबाव समूह राजनीतिक दलों का सहयोग करते हैं और राजनीतिक दल दबाव समूहों का। इनमें अंतर क्या होता है? राजनीतिक दल समुदाय के बहुत सारे वर्गों के और बहुत सारे हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि ज़्यादा व्यापक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ तक कि पूरे राष्ट्र के हित की चिंता भी करते हैं। जो राष्ट्रीय दल होते हैं वो नेशनल पॉलिसीज़ पे भी काम करते हैं। इसके विपरीत दबाव समूहों के उद्देश्य सीमित होते हैं और वो विशेष समूह के हितों की देखरेख करना चाहते हैं। जैसे कि व्यापारियों का अगर कोई दबाव समूह है तो उनका इंटरेस्ट सिर्फ बिजनेस और आयात निर्यात पॉलिसी और विदेशों के साथ जो हमारे आर्थिक संबंध हैं वहाँ, मतलब अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई चीज़ों में वो इंटरेस्ट लेते हैं। सोशल या सांस्कृतिक क्षेत्र में हमारे किस तरह की पॉलिसीज़ हैं, इसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन राजनीतिक दलों का इंटरेस्ट होता है। राजनीतिक दल अपने विशिष्ट हितों को प्राप्त करने के लिए सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जबकि दबाव समूह सरकार का निर्माण नहीं करते बल्कि उसको प्रभावित करने तक फोकस रखते हैं अपना, कि इनके ऊपर प्रेशर डाल करके हम अपने अकॉर्डिंग काम करवा लें। सरकार में शामिल होना या सरकार बनाने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। राजनीतिक दलों का संगठन का आधार व्यापक होता है, दबाव समूह का संगठन सीमित होता है। उनके सदस्यों की संख्या भी राजनीतिक दल की तुलना में कम होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो छोटे हितों के लिए काम करते हैं, तो स्ट्रक्चर भी छोटा होता है, उनका संगठन भी छोटा होता है। राजनीतिक दलों की स्पष्ट राजनीतिक विचारधारा होती है। दबाव समूह की कोई राजनीतिक विचारधारा या कार्यक्रम नहीं होता। उनका संबंध हितों को प्राप्त करने तक सीमित होता है, विचारधारा से उनका कोई लेना देना नहीं होता। विचारधारा बनाने की हमें कहाँ ज़रूरत पड़ती है? जब जब हम मल्टी डायमेंशनल अप्रोच पे काम करते हैं या हम बहुत सारे एरियाज़ को कवर करना चाहते हैं, तब हम एक लाइन ऑफ थॉट बनाते हैं अपना, कि हम इस पर चलकर काम करेंगे। राजनीतिक दल चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़ा करते हैं, दबाव समूह चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े नहीं करते, अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों की मदद करते हैं। यानी कि प्रेशर ग्रुप्स ये देख लेते हैं कि कौन सा राजनीतिक दल अगर सत्ता में आया तो उनके हितों को ज़्यादा अच्छे से पोषित करेगा, तो वो उसी के प्रत्याशी की मदद करने लगते हैं। राजनीतिक दल एक राजनीतिक संगठन होता है, जबकि दबाव समूह गैर राजनीतिक संगठन होता है। राजनीतिक दलों की सदस्यता अनन्य होती है, अर्थात एक व्यक्ति एक समय में एक ही राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है, जबकि दबाव समूहों में ऐसा नहीं होता। एक व्यक्ति एक साथ कई दबाव समूहों का सदस्य हो सकता है। राजनीतिक दल सरकार के अंदर और बाहर दोनों जगह काम करते हैं, जबकि दबाव समूह सरकार के बाहर काम करते हैं। राजनीतिक दल दीर्घकालिक लक्ष्य रखते हैं, दबाव समूहों के लक्ष्य अल्पकालिक होते हैं। इसीलिए इनकी प्रकृति भी कम स्थायी होती है, यानी अस्थायी प्रकृति के होते हैं। राजनीतिक दलों का कार्यक्षेत्र व्यापक होता है, जबकि इनका अपना एक विशेष पहलू से संबंधित होता है। कार्यक्षेत्र संकुचित और विशिष्ट होता है।
तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि ये नीचे का पैराग्राफ आप पहले देख लीजिएगा, ये गलत थोड़ा सा जब मैंने इसको सेट किया तब ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। दबाव समूह और राजनीतिक दल में काफ़ी अंतर है, लेकिन फिर भी राजनीतिक समाज में दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, राजनीतिक व्यवस्था को गतिशील बनाने में समान रूप से भागीदार होते हैं। और विकासशील देशों में जो दबाव समूह होते हैं वो वास्तव में थोड़े कमज़ोर टाइप के होते हैं। जो विकसित देश हैं वहाँ पर दबाव समूह अधिक प्रभावी रूप से काम करते हैं। अब हम पढ़ेंगे दबाव समूहों की विशेषताओं के बारे में, क्या विशेषताएं होती हैं। तो वैसे अगर हमने उनके अर्थ पढ़ी, परिभाषा पढ़ी, दोनों से उनके अंतर पढ़े, तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो आप पढ़ेंगे अब ये उसमें कवर हो चुकी हैं। पहला, दबाव समूह औपचारिक रूप से संगठित व्यक्ति समूह होते हैं, ये परिभाषा में आ चुका है। दबाव समूह के निर्माण का आधार स्वहित होता है और इसकी प्राप्ति करना इसका ध्येय। स्वहित मतलब सिर्फ अपने हित के लिए काम करते हैं, यानी कि उसके जो सदस्य होते हैं उनके हितों के लिए। दबाव समूह सरकार में भाग नहीं लेते हैं, जबकि ये अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की नीतियों को प्रचारित करते हैं। दबाव समूह सदस्य संख्या, उद्देश्य, चुनाव आदि की दृष्टि से राजनीतिक दल से अलग होते हैं। दबाव समूहों का कार्यक्षेत्र राजनीतिक दलों की तुलना में सीमित होता है। दबाव समूह सरकार पर अपना प्रभाव राजनीतिक दलों के माध्यम से डालते हैं, सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं में का पाए जाते हैं, इसके लिए इनकी प्रवृत्ति सर्वव्यापी होती है। दबाव समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है और एक व्यक्ति एक समय में अनेक दबाव समूह का सदस्य बन सकता है। दबाव समूह का कार्यकाल अनिश्चित होता है। दबाव समूह गैर राजनीतिक संगठन होते हैं। एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो अब तक हमने पढ़ा उसमें ना आई हो। तभी मैं आपको कह रही थी कि आप परिभाषाओं को भी अगर ठीक से एक एक लाइन तैयार करेंगे तो जनरली उस टॉपिक की विशेषताएं क्या हैं, उसके तत्व क्या हैं, वो सब आप अपना आंसर में बना सकते हैं। तो ये जो हमारा 11th चैप्टर था दबाव समूह, उसका पार्ट 1 था। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम दबाव समूह के बारे में और जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच।